देखिए, लुईस के अनुसार हमारे अम्ल और क्षार क्या होंगे, यानी ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। लुईस ने जो अपनी डेफिनेशन दी है ये आपकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन युग्म, अब इलेक्ट्रॉन युग्म का भी एक तो ये होगा कि वो ग्रहण करे, एक ये होगा कि वो त्याग करे, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं लुईस के अनुसार, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें हम लुईस के अनुसार क्षार कहते हैं। जैसे देखिए आपके ये BF3 और NH3, ये दो पदार्थ हैं। लुईस की जो परिभाषा है उसे आप समझ लीजिए। BF3 NH3, बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है वह 5 होता है। और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहली कोश में आ जाते हैं, पहली कोश भर गई, 2 इसके बाद के जो आगे के इलेक्ट्रॉन है अगली कोश में आएंगे, तो इसमें बच जाते हैं आपके पास 3, 2 और 3। और फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। कितना होता है? 9। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कोश में आ ही जाएंगे, बाकी के इस कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4, 5, 6 और 7, और 1 इलेक्ट्रॉन का ये आपस में साझा कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का ये आपस में साझा कर लेते हैं, तो इस तरीके से होंगे। एक, 2 और 3, और 1 इलेक्ट्रॉन का ये आपस में साझा कर लेते हैं। इसके फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 का ये बोरॉन से साझा कर लेता है, 7 और 1 8 पूरे हो जाते हैं। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, 3 फ्लोरीन से अभी साझा कर लेता है फ्लोरीन से, तो 3 और 3 6 हो जाते हैं। अभी भी जो ये BF3 प्रकार का यौगिक है हमारा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। और लुईस इसी बात को कहता है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 का ये साझा कर लेता है, तब जाकर के कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेगा। और जो पदार्थ लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या कर सकने की क्षमता होती है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो लुईस के अनुसार जो BF3 है क्या होगा? अम्ल। अब लुईस के अनुसार क्षार देख लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ ही जाएंगे पहली कोश में, और जो दूसरी कोश है 7 में से 2 गए तो 5 बचे, तो जो दूसरी कोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 और 5, और 3 हाइड्रोजन से साझा कर लेता है। 5 इसके पास है, 3 हाइड्रोजन से साझा कर लेता है, 5 और 3 8 हो जाए। 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से और 1 इस हाइड्रोजन से, 5 है, 5 और 3 8, यानी इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। 1 3 हाइड्रोजन से आपस में साझा कर लेता है। हाइड्रोजन के भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पूरे हैं,
अब नाइट्रोजन के 5 तो हैं ही, 3 का साझा कर लिया, 5 और 3 8। इसके बाद भी इनके पास 3 का साझा कर लिया है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म अभी भी नाइट्रोजन के पास है, जो कि ये किसी दूसरे को देने की क्षमता है या उपसहसंयोजक बंध के द्वारा आवंटित हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म में त्याग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है किसी दूसरे परमाणु को। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे लुईस के अनुसार, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो ये BF3 प्रकार का होगा, ये आपके लुईस के अनुसार अम्ल होगा, और NH3 प्रकार का जो होगा वह आपका क्षार होगा। लुईस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे लुईस के अनुसार। तो यह आपका अम्ल और क्षार की परिभाषाएं हो गई, या दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि BF3 प्रकार के जो न्यून अष्टक यौगिक होते हैं, न्यून अष्टक यौगिकों को हम अम्ल कहेंगे लुईस के अनुसार, और जो अष्टक यौगिक हैं उन्हें क्षार कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, लगातार क्लासें या साइंस का एनालिसिस देखने के लिए विजिट करते रहें। हमारे चैनल YouTube रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। नमस्कार।